60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता था। साथियों, उस समय देश में लोन लेने के 2 तरीके होते थे। एक तरीका था कॉमन प्रोसेस, जिससे लोन मिलता था, और दूसरा तरीका था जिसे लोन मिलता था उसे कहते थे कांग्रेस प्रोसेस। भाइयों और बहनों, कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने घोटालेबाज दोस्तों को लोन देने के लिए। कॉमन प्रोसेस में आपको 10 या 20 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिससे आप अपना घर बनाते थे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में सैकड़ों हजारों करोड़ का लोन सिर्फ एक फोन कॉल पर मिल जाया करता था। अगर आप कॉमन प्रोसेस से लोन मांगने बैंक जाते थे तो आपसे बैंक सवाल करता था, गारंटी के लिए आपसे दस्तावेज मांगता था। वहीं जो लोग कांग्रेस प्रोसेस और कांग्रेस की फोन बैंकिंग के जरिए लोन लेना चाहते थे, वो नामदार का एक फोन ही काफी था। इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछे जाते थे। इतना ही नहीं, अगर आपने कॉमन प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको हर हाल में लोन चुकाना ही पड़ता था। लेकिन अगर आपने कांग्रेस प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मिलता था, और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन मिल जाता था, और अंत में सारा पैसा हजम कर जाने की भी छूट थी। साथियों, इस पूरे तंत्र का नुकसान क्या हुआ पता है? उन बैंकों में जहां हमारे गरीब, नौकरी पेशा, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जमा होता है, उन्हें बदहाल, बेहाल और कंगाल होने की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। ये निश्चित तौर पर ही बहुत ही भयावह स्थिति थी। और अगर 2014 में मैंने इस राज को खोल दिया होता तो अंदाजा लगाइए देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ होता। बिना कोहराम मचाए हमने धीरे धीरे इस स्थिति को बदला। हमने कांग्रेस प्रोसेस वाली बैंक की व्यवस्था पर लगाम लगाई, और उसका नतीजा हुआ कि जिन बैंकों से लगातार हजारों करोड़ रुपए जा रहे थे, अब बैंकों में हजारों करोड़ रुपए वापस आ रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून बनने के बाद 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों और देनदारों का वापस आ चुका है। 3 लाख करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं है जी। अगर पहले की सरकार रहती तो ये भी लूट लिया गया होता। और हम अभी रुके नहीं हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। देश के इतिहास में पहली बार हथियार सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपी एक बिचौलिए को विदेश से पकड़ करके भारत लाया गया है। वरना विदेशी बिचौलियों के लिए तो पहले जहाज तैयार रहते थे उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए। साथियों, इस राजदार से जांच एजेंसियां तो कानूनी दायरे में पूछताछ कर रही है, लेकिन मीडिया में भी रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हाल में जो खुलासा हुआ है उससे स्पष्ट है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर घोटाले की नहीं,
बल्कि लड़ाकू विमान वाली डील में भी खेल हुआ था। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि आज कांग्रेस के नेता इसलिए शोर कर रहे हैं, बिचौलिए के बचाव के लिए इसलिए वकील पहुंच जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। अखबारों में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों की डील इसलिए रुक गई थी क्योंकि यही बिचौलिया दूसरी कंपनी के हवाई जहाज के लिए माहौल बना रहा था। भाइयों और बहनों, इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। अपने इकोसिस्टम की मदद से साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं। चौकीदार रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। चोर चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं है। साथियों, जब संसद में राफेल विमान पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान हमारे एक साथी ने बहुत ही आसान शब्दों में इसका जवाब दिया था। गांव की भाषा में, किसान की भाषा में समझाते उसने कहा था कि टाट की बोरी का उदाहरण दिया था उसने, और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया था। ये YouTube पर भी बड़ा वायरल हुआ है। उसने कहा, अगर हम टाट की खाली बोरी खरीदने जाएं तो उसकी कीमत कम होगी। 15 रुपया 20 रुपया खाली बोरी की इतनी ही कीमत होती है। लेकिन अगर हम उसी बोरी में चावल भर दें तो एक दाम होता है। अगर उस बोरी में गेहूं भर दें तो कीमत बदल जाती है। अब वो हो जाएगी 1500 की, 2000 की। भाइयों और बहनों, कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तो इस अंतर को आसानी से समझ सकता है। लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, उसे समझाया नहीं जा सकता। पुरानी कहावत है कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना बना रहा है, उठना ही नहीं चाहता हो तो उसे जगाया नहीं जा सकता। साथियों, चौकीदार के इस खौफ ने ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह देश की सियासत बदल रही है, ये भी आप देख रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ था, जो उस जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। जिस मतदाता ने आपको इसलिए ऊर्जा दी
कि आप कांग्रेस का एक विकल्प बनेंगे। आज उसी मतदाता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले इस गठबंधन का ट्रेलर भी बाहर आया है। आपने देखा होगा, तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया। और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जो गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान है, वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, ढिकना केस वापस लो, फलाना काम करो, तब सरकार चला पाओगे। ये चालू हो गया है। अभी तो ये ट्रेलर है। राजनीति पर की जाती है। भाइयों बहनों, राजनीति विचार पर की जाती है। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है? ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके। हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि किसानों की कर्ज माफी में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों को सशक्त कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि यूरिया घोटाला हो सके, चीनी घोटाला हो सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि किसानों को समय पर खाद मिले, अपनी फसलों का उचित दाम मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि फिर कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हो सके। भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके, उन्हें आधुनिक सुविधा दे सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष कंपनियों में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनयान की सफलता का गौरवगान करे। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले।
वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। साथियों, उनका रास्ता दलों को जोड़ना है। हमारा रास्ता हर हिंदुस्तानी के दिलों को जोड़ना है। वो अपने हित के लिए मजबूरी का गठबंधन चाहते हैं, हम देश हित में संगठन की मजबूती चाहते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसका जन्म सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जो संगठन के आधार पर आगे बढ़ी, जनहित के लिए संघर्ष करती रही और जन जन के आशीर्वाद से सत्ता को सेवा का माध्यम बना समर्पण भाव से कार्य कर रही है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में कांग्रेस और उनके साथियों ने पूरी कोशिश की है कि ऐसे हर कानून का विरोध करें, ऐसी हर योजना का विरोध करें जिससे देश मजबूत होता हो, लोगों का भला होता हो। भाइयों बहनों, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे देश को पता चलेगा वो कहां है, हम कहां हैं, वो कहां जाना चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, हम पार्लियामेंट में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए। जो दुश्मन देश में रहते हैं उनकी संपत्ति जो यहां 47 में छोड़ के गए थे, उसका पर हक भारत का ही हो सकता है, और किसी का हो सकता है क्या? उसका हम कानून लाए, इतने सालों तक वो लाए नहीं। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, हम एनिमी प्रॉपर्टी का एक्ट लाए। कांग्रेस और ये उसके गठबंधन के साथियों ने इसका विरोध किया। हम ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लाए। कांग्रेस और उनके साथियों ने फिर विरोध किया। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए, कांग्रेस फिर विरोध कर रही है। हम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी लेकर आए, लेकिन इसका भी विरोध किया गया। हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की, कांग्रेस ने फिर विरोध किया। हम 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून लाए, कांग्रेस और साथी फिर विरोध कर रहे हैं। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। भाइयों और बहनों, हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है और किसी को भूलने देना भी नहीं है। हमें याद रखना है और बार बार याद कराना है कि कैसे कांग्रेस ने देश के विकास की राह में रोड़े अटकाए हैं। भाई और बहनों, आखिर ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की? विकास से नफरत की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कांग्रेस के राष्ट्रहित के हर विषय का विरोध कराती है। आप याद करिए, जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश ने इतने वर्षों तक गंदा रखा, हमारी नदियां बर्बाद हो गई। साथियों, याद करिए, जब योग की बात हुई कांग्रेस ने विरोध किया, मजाक उड़ाया। जब मेक इन इंडिया की बात हुई कांग्रेस ने विरोध किया, मजाक उड़ाया। जब जीएसटी की बात होती है वो भी आधी रात को बुलाई गई ऐतिहासिक बैठक का भी बहिष्कार करती है।
कांग्रेस काउंसिल की बैठक में तो समर्थन करती है, लेकिन बाहर आकर फिर विरोध करने लग जाती हैं, लोगों से झूठ बोलती हैं। उनके साथियों ने अभी हाल में जम्मू कश्मीर में हुए पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया। यानी हर वो काम जिससे देश के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, उसमें ये रोड़े अटकाने, उसकी प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वोट बैंक की खातिर ऐसे लोगों को देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा से समझौता करने से कोई परहेज नहीं है। इन्हें कानून और संस्थाओं को भी परवाह नहीं है। इन्होंने हमेशा खुद को देश की सर्वोच्च संस्थाओं से बड़ा माना है, ऊंचा माना है। इसलिए ये संस्थाओं का अनादर करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। चाहे चुनाव आयोग हो, रिजर्व बैंक हो, जांच एजेंसियां हो, देश के सबसे बड़ी अदालत हो, सबसे प्रति इन लोगों का बर्ताव देखने देश देख रहा है। हालत तो ये है कि इन्हें भारत के विदेश विभाग पर भरोसा नहीं, दूसरे देश के विदेश विभाग पर भरोसा रखते हैं। मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े की भाषा बोलने वाली गैंग के लोगों से जाकर के मिले। ये वही लोग हैं जो डोकलाम के समय विदेशी राजनयिकों से गपशप कर रहे थे, जाकर के मिलते थे। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं। ये वही लोग हैं जो 84 के सिखों को हत्या के जो मामले बने, दंगे हुए, उन गुनहगारों को बचाने के लिए पूरे तंत्र को षड्यंत्र में बदल देते हैं। ये लोग संस्थानों से किस तरह का बर्ताव करते हैं और सिस्टम पर इनको कितना विश्वास है, ये केवल एक उदाहरण से मैं समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अब छत्तीसगढ़, इन सरकारों ने भी सीबीआई पर पाबंदी लगा दी है। ये मैं विषय इसलिए कहता हूं कि आप उसको समझिए फर्क क्या है। इनका कहना है कि सीबीआई के अफसर अब इन राज्यों में नहीं आ सकते, सीबीआई काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों भाई? आखिर क्यों? इनको डर किस बात का लग रहा है? ऐसा क्या कारनामे किए जिसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है? डर सता रहा है। भाई और बहनों, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 12 साल तक लगातार कांग्रेस ने और उसके साथियों ने और उसके इशारे पर चलने वाली सिस्टम ने, उनके रिमोट से चलने वाले नेताओं और अफसरों ने, उनकी पूरी सल्तनत ने हर तरीके से मुझे परेशान करने का काम किया। एक मौका नहीं छोड़ा। उनकी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे सताया न हो। और तो और 2007 में कांग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री थे यहां, और वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं। वो मंत्री जी खुद गुजरात आए और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोदी कुछ महीने के भीतर जेल चला जाएगा। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें, अब इस मुख्यमंत्री हो, जरा जेल की सफाई वफाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिंदगी जेल में ही गुजारनी है। अब बताइए, आप सभी ने हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का, मुंबई की कोर्ट का फैसला सुना होगा। इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह यूपीए सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा था किसी भी प्रकार से मोदी को फंसाओ, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। तब हमने कभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया किसी सीबीआई या ऐसी कोई संस्था
गुजरात में घुस नहीं सकती हैं, ऐसा कोई नियम हमने नहीं बनाया। हमारे पास भी सत्ता थी, हम भी कानून जानते थे, हम भी ये सब कर सकते थे, लेकिन हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें सत्य और कानून पर विश्वास था। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपने काले कारनामों के खुलासा होने से डरे हुए हैं और इस भय और बौखलाहट में देश की संस्थाओं पर, व्यवस्थाओं पर भी हमला कर रहे हैं। अरे भाई, किसका डर है? और कम से कम देश की अदालतों पर तो भरोसा रखो। आज उन्हें सीबीआई स्वीकार नहीं है, कल कोई दूसरी संस्था स्वीकार नहीं होगी। आर्मी, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, सब गलत, लेकिन एकमात्र वही सही। क्या हम राष्ट्र को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं? ऐसे लोगों के हाथ में राष्ट्र दिया जा सकता है? उनकी सल्तनत के अनुरूप जो भी नहीं होगा, ये उसका विरोध करते हैं, जबकि हम और हमारे लिए, हमें अपने संविधान पर भरोसा है। ये लड़ाई सल्तनत और संविधान में आस्था रखने वालों के बीच की है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें हर हाल में केवल अपनी सल्तनत बचाए रखनी है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अगर आपको जानना है कि कांग्रेस और उसका नामदार परिवार सिस्टम को कैसे अपने इस्तेमाल के लिए तोड़ता है, इसका एक अनादर करते रहते हैं, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड का केस, ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका परिवार, उनके कई साथी कोर्ट से जमानत पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड केस हमारे समय का केस नहीं है। ये केस 2012 से यूपीए के समय से ही चला आ रहा है। तब केंद्र में इनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी। इस केस से साफ हो जाता है कि कांग्रेस के नेता किस तरह से जमीन हड़प लेते हैं, जनता का धन हथिया लेते हैं। इस केस में ऐसे सभी गंभीर मामले चल रहे हैं। 2012 में नेशनल हेराल्ड की केस की जांच शुरू हुई। यंग इंडिया का भी मामला चला। आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी के लेवल पर अलग अलग जांच हो रही है। इस केस में इतनी सारी एजेंसियों ने समन और नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली अपने आप को इन सबसे ऊपर मानती है। उन्होंने इनमें से किसी इंस्टीट्यूशंस को तवज्जो नहीं दी। वो तो यही मानते रहे हैं कि हम तो नामदार है, हम तो राजा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमको कैसे पूछ सकते हैं। उनको लोअर कोर्ट में नहीं आना, जांच में सहयोग नहीं करना, ये सब इस केस में चलता आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि उनको सच बताने में बड़ी दिक्कत होती है। यंग इंडिया में उनको 44 टाइम बुलाया गया, एक बार भी नहीं आए। उनको 6 बार, 6 महीने में 6 बार मौका दिया गया, नहीं आए। अपनी जमीन, अपनी कमाई, अपना इनकम टैक्स रिटर्न, किसी भी चीज को ये लोग जनता के सामने नहीं आने देना चाहते। क्यों? फिर चाहे देश की संस्थाएं चिल्लाती रहे, इसका कारण क्या है? क्यों इन बातों को छिपाना चाहते हैं? हम लोगों में से तो कोई नहीं छिपाता। जमानत पर बाहर घूमने वाले ये लोग जिस किसी संस्थान की इज्जत नहीं करते, वो देश का क्या आदर करेंगे? अरे हमको इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी नोटिस भेजी, ऐसा क्या कुछ नहीं किया जिससे हमें परेशान कर सके। लेकिन मुझे कानून पर विश्वास था, सत्य पर भरोसा था। मैं कानून को मानने वाला इंसान हूं, और इसलिए
जब एसआईटी बनी थी, मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर के सामने, मुख्यमंत्री था, गाजे बाजे के बिना सिंपल सुबह चला गया था। 9 घंटे तक मेरी पूछताछ की गई थी। एक कुर्सी पर बिठा करके मुझे पूछा रहा था, उनके हर एक सवाल का हमने जवाब दिया था। क्योंकि हम कुछ भी हो, लेकिन कानून हमसे बड़ा होता है, संस्था हमसे बड़ी होती है। यह संस्कार है करके हम लेके हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि मुझे सत्य पर भरोसा है, मुझे हमारी संस्थाओं पर विश्वास है। ये जमानती नेता, इनको न कानून पर विश्वास है, न इनको सत्य पर भरोसा है, और न ही इनको संस्थानों पर विश्वास है। इनको राजशाही पर भरोसा है। हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। ये लोग कैसे देश को सत्य के रास्ते पर, बिना भ्रष्टाचार के विकास के रास्ते पर ले जा पाएंगे? इसलिए मैं आज आपसे एक और सवाल करना चाहूं। साथियों, जब आप अपने परिवार में, थोड़ा सोचिए, मेरे इस सवाल को आज यहां से निकल के अपने परिवार के बैठे और सोचते से सोचो, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप भली भांति इस बात को समझ पाएंगे। जब आप अपने परिवार में कोई सेवक रखते हैं, तो आप कैसे सेवक को पसंद करते हैं? मैं चाहूंगा देशवासी मेरे इस सवाल पर गौर करें। क्या हम ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो परिवार के एक एक सदस्य को कानों में कुछ न कुछ भर करके दूसरे से लड़ाता रहे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, एक के कान में कुछ बात कहें और दूसरे के कान में कुछ कहें? क्या आप ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो घर का सामान चोरी करे, घर का पैसा चोरी करे और अपने परिवार में बांट दे, अपने रिश्तेदारों में बांट दे? ऐसा सेवक पसंद करेंगे क्या? ऐसा सेवक पसंद करेंगे क्या? क्या आप अपने सेवक से ये उम्मीद रखते हैं वो मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मिलकर घर की मान मर्यादा का अनादर करे, पड़ोसी को घर की बातें बताए? क्या ऐसा सेवक कोई चाहेगा क्या? आप अपने घर में ऐसा सेवक चाहेंगे क्या? क्या आप सेवक से यही उम्मीद रखते हैं कि घर में कोई समस्या हो, घर को उसकी जरूरत हो, तो वो 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी मनाने चला जाए और कहां गया है इसका पता भी न हो? क्या ऐसा सेवक चाहिए क्या किसी घर में? किसी घर में ऐसा सेवक कोई रखेगा क्या? जैसे आप अपने घर का सेवक तय करते हैं, वैसे ही आप तय करिए कि देश को प्रधान सेवक कैसा चाहिए। देश को रात दिन कठोर परिश्रम करने वाला, आप 12 घंटे काम करें तो वो 18 घंटे काम करे, देश के हर नागरिक की अपनेपन के साथ सेवा करने वाला, देश की भावी पीढ़ी की चिंता करने वाला, ईमानदारी को उसूल मानने वाला, सबको एकजुट रखने वाला, ऐसा सेवक चाहिए कि वो वाला चाहिए? देश तय करे देश को कैसा सेवक चाहिए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, एक हवा फैलती है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मोदी आएगा तो जीत जाएंगे, मोदी आएगा तो बाजी पलट देंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, ये मोदी भी संगठन की पैदाइश है। संगठन के संस्कार से
संगठन के संस्कार से अगर हम तपे नहीं होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुन के हम भी फिसल सकते थे। भाइयों बहनों, हम न भूलें, हमारी पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप के चलते अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ, भंडारी जी के संगठन कौशल्य से, जन्मी परंपराओं से आज हमारी पार्टी यहां पहुंची है। इन्हीं परंपराओं को अपने जीवन में ढालकर अनुशासन और सामूहिकता के संस्कार के साथ लाखों कार्यकर्ताओं के तप और त्याग से हम आज यहां पहुंचे हैं। हम सब जानते हैं कि बारिश कितनी अच्छी क्यों न हो, बीज कितना ही बढ़िया क्यों न हो, उम्मीदें भी परवाने पर क्यों न हो, लेकिन यदि किसान समय पर खेत ही नहीं जोतेगा तो ये कुछ काम आएगा क्या? बीज काम आएगा क्या? बारिश काम आएगी क्या? जब हम कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसका मतलब है जैसे वो किसान खेत जोतता है, हमने भी चुनावी मैदान को जोतना पड़ता है। खेत के एक एक हिस्से को जैसे जोतना पड़ता है, वैसे हर परिवार को जाकर के हमने अपना कार्य करना होता है। और तभी बाकी सारी चीजें, हमारी पार्टी का विजन इंडिया फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास की हमारी प्रतिबद्धता, कार्यकर्ताओं की ईमानदारी और निष्ठा, ये सब काम आएगा। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही एकमात्र जीत का मंत्र है। भाई और बहनों, पिछले 4 साल ने हमें सिखाया है कुछ भी असंभव नहीं है। अगर 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिल जाए तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। ये हमने उन परिस्थितियों में संभव किया है जब विरासत में कमजोर जमीन मिली थी। आप सोचिए, अब जब हमारी नींव मजबूत हो रही है, हम एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो अगले 5 साल और कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये मेरे देशवासी अनुमान लगा सकते हैं। सोचिए क्या स्थिति होगी आने वाले 5 साल में। भाइयों और बहनों, आज जीजा माता जी की भी जयंती है। जीजा माता जी ने वीर शिवाजी को कहा था कि जाओ स्वराज की स्थापना करो। आज जीजा माता की आत्मा हमें कह रही है कि जाओ सुराज्य के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, जन जन के कल्याण के लिए जुट जाओ। हमें स्वामी विवेकानंद का वो मंत्र भी याद रखना है, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। हम मिलकर बदलाव लाएंगे, मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर शिखर हमारा होने वाला है। हमारे लिए जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारे लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमारे लिए समता, ममता, समरसता, सामाजिक न्याय की सीढ़ियां है। हमें विकास की शक्ति पर विश्वास है। हमें देश के सामर्थ्य, संसाधनों पर विश्वास है। विकास चौतरफा, विकास सबका साथ सबका विकास, ये हमारा लक्ष्य है। विकास से ही प्रगति की पहचान होगी, विकास से ही देश की शान बढ़ेगी। हमें मिलकर नया भारत बनाना है। अभी बहुत दूर हमें जाना है। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी जिस प्रकार से प्रगति कर रही है,
कार्यकर्ता जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, विजय का विश्वास लेकर के, जन जन का आशीर्वाद लेकर के आज हम चल पड़ेंगे फिर एक बार भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। आने वाले 5 साल जी जान से जुटे रहेंगे। इसी एक संकल्प के साथ आज जब हमें चलना है, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।